अधीश ने एक साथ कई काम हाथ में ले लिए थे और काम भी ऐसे जो किसी योद्धा या मांत्रिक के लिए नहीं थे। एक ओर समीर के विवाह की चिंता थी, दूसरी ओर विलास नगर भी जाना था। संयुक्त सिद्धि यंत्र की शक्तियों का पता लगाना था और मंदार भी लौटना था। लेकिन इस सब के बीच वो सबसे बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो थी बादल के संदूक से विक्रम का पत्र मिलना। अधीश क्यों नहीं सोच रहा था इस बात का भी कोई अर्थ हो सकता है? क्या बादल खुद ही ज्वाला दत्त का साथ देने आया था या ये विक्रम की ही योजना थी? अधीश ने जैसे ही यंत्र के भीतर प्रवेश किया, उसे लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो रहा है। उसने यहां वहां कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन यह स्थान बिल्कुल खाली था। आज तक जिस भी छल्ले में अधीश ने प्रवेश किया था, उसमें कोई ना कोई वस्तु उसे अवश्य मिली थी और उसके भीतर का स्थान वास्तविक संसार जैसा ही था। लेकिन इस यंत्र के भीतर माहौल अजीब ही था। साथ ही यह स्थान बहुत बड़ा था। ऐसा लगता जैसे ये अंतहीन है। अधीश को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि इस यंत्र का उपयोग कैसे किया जाए। ऊपर से उसके दिमाग में भी अजीब उलझन थी। अधीश को ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान उसके दिमाग की ऊर्जा खींच रहा है। अधीश को एक उपाय सूझा। मुझे थोड़ी रोशनी करके देखना चाहिए, शायद इस घने अंधेरे में कुछ छिपा हुआ हो। यही सोचकर उसने मंत्र पढ़ा और एक अग्निपिंड उसके सामने हवा में तैरने लगा। लेकिन आश्चर्य, ठीक वैसा ही एक अग्निपिंड अधीश के सामने भी तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आईने के सामने खड़ा है, लेकिन उस आईने में सिर्फ अग्निपिंड का ही चित्र है। अधीश ने अपना अग्निपिंड सामने वाले की ओर उछाला, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वो कहीं टकराया नहीं, बल्कि किसी अनंत में विलीन हो गया। ये बात बहुत ही अजीब थी। अधीश ने एक के बाद एक अग्निपिंड छोड़े, लेकिन नतीजा वही रहा। अब की बार अधीश ने ज्वाला निपात मंत्र पढ़ा। हालांकि ये एक बहुत खतरनाक निर्णय था। ज्वाला निपात कोई साधारण मंत्र नहीं था। यह उच्च स्तर का मंत्र था जिसके लिए बहुत अधिक मस्तिष्क ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अधीश के मन में कुछ चल रहा था और उसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए वो प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहा था। ज्वाला निपात ने उसके मस्तिष्क की 5% क्षमता खर्च कर ली, लेकिन नतीजा वही रहा। इस ज्वाला मंत्र की धधकती लपलपाती लपटें, जो एक अच्छे खासे नगर को जलाकर भस्म करने की क्षमता रखती थी, वे भी कहीं शून्य में विलीन हो गईं। अब अधीश का माथा ठनका और उसने स्पंदन का प्रयोग करते हुए एक साथ कई मंत्र पढ़े, जिनमें काल नेत्र और विषैली बर्फ भी शामिल था, लेकिन उनका भी कहीं अता पता न था। अधीश निराश हो गया। मुझे लगता है कि यह स्थान एक अनंत शून्य के अलावा और कुछ नहीं है। बेकार में ही मैंने अपनी इतनी ऊर्जा, समय और मस्तिष्क की क्षमता खर्च की। ऊपर से मैंने अपना वो सिद्धि यंत्र भी गंवा दिया। अब वापस जाकर मुझे न जाने कितनी देर तक आराम करना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी शक्ति पुनः अर्जित कर सकूं। अब इस खेल में व्यर्थ हुई ऊर्जा को पाने के लिए मैं कोई औषधि बर्बाद तो करने से रहा। यही सब सोचते हुए वो वापस आने के लिए पलटा। उसका मन यही सब सोच सोच कर खराब हो रहा था। भले ही आज अधीश के पास बहुत कुछ था, लेकिन उसने बहुत मेहनत से ये सब अर्जित किया था। बहुत मेहनत से ही वो ध्यान लगाने की क्षमता विकसित कर रहा था। और औषधियां तो होती ही बहुत महंगी थी, इसलिए यदि उसकी मंत्र संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी कहीं व्यर्थ होता था तो अधीश को बहुत दुख होता था। वर्तमान में भी उसे यही चिंता सता रही थी। मेरा सिद्धि यंत्र चला गया और अब उल्लासनगर जाने के लिए मुझे कुछ दिन रुककर ही निकलना पड़ेगा। यंत्र से बाहर आकर वो पलंग पर बैठ गया और थोड़ी देर सो जाने के विचार से लेट गया। उसने सोचा था कि दिमाग की ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा एक साथ खर्च हो जाने के कारण उसे लेटते ही नींद आ जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। वो अपने भीतर एक बहुत नई और ताजी ऊर्जा का संचार महसूस कर रहा था। वो उठ बैठा और कमरे में यहां वहां चक्कर काटने लगा। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। इसका अर्थ है कि ये नया सिद्धि यंत्र एकदम बेकार नहीं है, बल्कि ये पहले से अधिक उपयोगी और परिष्कृत रूप में आ चुका है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वो समझ चुका था कि ये नई ऊर्जा उसके नई सिद्धि यंत्र के प्रभाव से ही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे?
ये उसे अभी भी नहीं पता था। अब उसने अपने गले से सिद्धि यंत्र उतारा और एक बार फिर उसमें प्रवेश करने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अधीश ने जल्दी से अपना सिद्धि यंत्र गले में पहन लिया और दरवाजा खोल दिया। उधर सताक्षी ने समीर को मना लिया था और वो प्रकाश नगर जाने की तैयारी करने लगी ताकि विश्वनाथ पुरोहित से बातचीत की जा सके। समीर ने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? सताक्षी जोर से हंस पड़ी। मेरे बुद्धू भाई, अपने ही विवाह की बात अपने घर वालों से कौन करता है? आप रहने दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर भी यदि आपको ईला के रहते तरंगम छोड़कर जाने की इच्छा है तो आप अधीश के साथ क्यों नहीं चले जाते? अधीश कहां जा रहा है? समीर ने चौंक कर पूछा, क्योंकि अधीश का तरंगम छोड़कर मंदार जाने का अर्थ था ईला भी उसके साथ जाएगी। लेकिन अभी सताक्षी ने कहा था ईला के रहते यानी अधीश अकेला ही जा रहा है, और यदि वो चला गया तो समीर मुश्किल में पड़ सकता है। सताक्षी फिर हंसी। अरे अरे, घबराइए मत भैया, अधीश जी आपको बीच मझधार में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वे बस किसी मित्र से मिलने विलासनगर जा रहे हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। शायद मेरे वापस आने से पहले ही आ जाएं। ओह, ऐसी बात है। समीर ने चैन की सांस ली। अधीश ने यह बात सताक्षी से तो कही थी, लेकिन समीर को बताना भूल गया था, और समीर आजकल छोटी से छोटी बात पर भी घबरा जाता था। सताक्षी उसे चिढ़ाते हुए बोली, देख लीजिए भैया, यही है प्रेम का दुष्प्रभाव। बड़े बड़े योद्धा भी बच्चों की तरह डरने लग जाते हैं। समीर झेंप गया, लेकिन अपनी झेंप और संकोच छिपाते हुए बोला, मेरा भी समय आएगा बहन, मैं भी देखूंगा। सताक्षी शर्मा गई और बिना जवाब दिए ही वहां से चली गई। उधर तरंगम से कोसों दूर मदिरांचल के ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित अपने महल में विक्रम बेचैन होकर चक्कर काट रहा था। जब से नीलकंठ ने उसे अधीश के पराक्रम के बारे में बताया था, उसे चैन की सांस नहीं आई थी। वो सोच रहा था, मैं हूं मंदार का सबसे प्रतिभाशाली छात्र, मैं हूं गुरु सूर्यभान की खोज, मैं हूं जिसने अनेक तत्वों पर विजय प्राप्त की है। कल का आया लड़का अधीश किस मुंह से मेरी बराबरी करेगा? ये सब सोचकर विक्रम खुद को दिलासा दे रहा था, और वास्तव में मंदार छोड़ने के बाद के वर्षों में जब वो काल विजय से आ मिला था, उसने मंत्र सिद्धि के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली थी। कुछ मंत्र तो ऐसे थे जिन्हें काल विजय भी स्थिर नहीं कर सका था। बस इसी कारण से वो सोचता था कि अधीश और उसका कोई मेल नहीं है। जितनी चिढ़ अधीश को होती थी विक्रम के साथ अपनी तुलना किए जाने पर, उससे भी अधिक नफरत विक्रम को अधीश का नाम सुनकर होती थी। जबकि न ये दोनों कभी मिले थे, ना ही उनकी आपसी कोई दुश्मनी ही थी। फिर भी कहते हैं ना, सत्ता और शक्ति का नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बस यही नशा विक्रम के सर चढ़कर बोल रहा था, और वो नीलकंठ पंछी द्वारा बताई गई सच्चाई को भी नहीं पचा पा रहा था। उसने एक बार फिर नीलकंठ को बुला भेजा। इंसानों से वो खुद को श्रेष्ठ समझता था, इसीलिए अपने लिए उसने यह आसमान में उड़ने वाला सलाहकार चुना था। नीलकंठ मालिक की पुकार सुनते ही फिर झटपट चला आया। जय हो स्वामी, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? नीलकंठ ने आते ही पूछा। विक्रम ने आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, एक बार फिर तुम्हें अधीश की टोह लेने जाना है, लेकिन इस बार उसके पीछे जाने की बजाय उसके घर जाओ। मुझे उसके बारे में एक एक बात जाननी है, सब कुछ पता करना है। इस काम के लिए तुम्हें जहां जाना पड़े जाना, लेकिन एक छोटी सी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। अब जाओ। नीलकंठ ने सर झुकाते हुए कहा, जैसी स्वामी की इच्छा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और महल के बाहर बादलों के साथ उड़ते हुए प्रकाश नगर की ओर चल पड़ा। उधर अधीश ने दरवाजा खोला तो सामने ईला खड़ी हुई थी। अधीश ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गई। अधीश काफी देर तक उसके चेहरे की ओर देखता रहा, लेकिन वो सर झुकाए एकदम शांत बैठी हुई थी। इतना चुप तो अधीश ने ईला को कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, क्या हुआ ईला, कोई परेशानी है क्या? ईला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो अधीश। ये सुनते ही अधीश नाटक करते हुए बोला, क्या क्या कहा? जरा फिर से कहना, ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर ईला भड़क उठी और गुस्से से चीख कर बोली, मैं कह रही हूं मुझे माफ कर दो।
अब अधीश ठठाकर हंस पड़ा और बोला, अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। ऐसे कोई माफी मांगता है क्या कि सामने वाले की जान ही निकल जाए डर के मारे? माफी मांगने का तरीका इतना खतरनाक है तो गुस्सा कितना खतरनाक होगा। ईला आंखें दिखाते हुए बोली, अब ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, बस इसलिए माफी मांगने चली आई, लेकिन अब लग रहा है गलती की। अधीश बोला, बेचारा समीर, मुझे तो अभी से उस पर तरस आ रहा है। ईला ने फिर उसे बड़ी बड़ी आंखें निकालकर घूरा तो बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा जाने दो, वैसे तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी दया करो कि जल्दी से जल्दी अपने पिता को सच्चाई बता दो, ताकि वो मुझे होने वाले दामाद का लाड़ प्यार देना बंद कर दें। ईला बोली, वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी सजा तो यही होनी चाहिए कि निरंजन परिवार की एक आध कन्या तुम्हारे गले से बांध दी जाए। अधीश घबराने का नाटक करते हुए बोला, ईश्वर मुझे बचाए निरंजन परिवार से। इस बार उसका अभिनय देखकर ईला भी हंस पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा मैंने सुना है तुम विलासनगर जा रहे हो? हाँ जा तो रहा हूं, वो भी ललिता से मिलने। ये बात अधीश ने कुछ मुस्कुराते हुए कही थी। वो जानता था कि ललिता का नाम सुनकर ईला एक बार फिर चिढ़ उठेगी। आखिर ललिता के वादे के चलते ही अधीश ने ईला को अपनी सहायक बनाने से मना किया था, लेकिन हुआ उल्टा। ईला मुस्कुराते हुए बोली, जाओ जाओ, मेरे जैसी योग्य सहायक रखने से वंचित होना ही तुम्हारी सजा है। खैर मैं तो ये कहने आई हूं कि चाहो तो तुम मेरा रथ ले जा सकते हो और सारथी भी। अब मुझे तो तुम्हारे साथ मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। ये कहकर ईला थोड़ा मुस्कुराई तो अधीश भी हंस पड़ा। फिर उसने ईला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगली सुबह सारथी को तैयार रहने का आदेश भी दे दिया। वो सोच रहा था कि उसके लौटने से पहले ईला यदि अपने पिताजी को सच बता दे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि नवीन निरंजन से इस बारे में बात करना ईला के लिए भी आसान नहीं होगा, भले ही वो उनकी इकलौती लाडली बेटी ही क्यों ना हो। ईला के जाते ही अधीश ने एक बार फिर यंत्र में प्रवेश किया। अब की बार उसके मन में एक नई उम्मीद थी। उल्लास से भरे हुए अधीश ने कुछ और मंत्र पढ़े, लेकिन मस्तिष्क की क्षमता ज्यों की त्यों रही। यही सिद्धि यंत्र की शक्ति थी, बड़े से बड़ा और उच्च स्तर का मंत्र पढ़ने पर भी मस्तिष्क की ऊर्जा को बचाकर रखना। इस यंत्र में किसी भी मंत्र के प्रभाव को सुरक्षित करके रखा जा सकता था। जैसे अग्नि पिंड सुरक्षित कर लेना, मंत्र शक्ति के भंडारण के लिए इसमें अनंत स्थान था। इनका प्रयोग तब किया जा सकता था जब एक साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत हो। ये यंत्र अपने आप में एक खजाने की तरह था, जहां मंत्रों का प्रभाव इकट्ठा किया जा सकता था, वो भी मस्तिष्क की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना ही। अब अधीश जब चाहे तब कुछ मंत्र सुरक्षित करके रख सकता था। खुशी और उल्लास से भरा हुआ अधीश यंत्र से बाहर निकल आया और विलासनगर जाने की तैयारी करने लगा। वो अब जल्दी से यहां का काम खत्म करके मंदार लौट जाना चाहता था, लेकिन क्या यह संभव था? अगली सुबह ही सताक्षी प्रकाश नगर के लिए निकल पड़ी। अधीश ने भी विलासनगर के लिए यात्रा शुरू कर दी। ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर रथ चला जा रहा था। उसे तरंगम से निकले 3 दिन हो चुके थे। नवीन का दिया हुआ मानचित्र उसके हाथ में था। अचानक रथ को जोर का झटका लगा और घोड़े रुक गए। क्या हुआ सारथी? अधीश ने बाहर झांका। रथ के घोड़े बीच रास्ते में क्यों रुक गए थे? कौन आ गया था अधीश का मार्ग रोकने के लिए इस बार? विलासनगर की यात्रा क्या उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।